हेलो हेलो माइक चेक। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, ओके 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 ओके। तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल सभी के? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे है सभी? क्या हाल चाल सभी के? स्मार्ट लग रहे हो थोड़े आज। ये मत बोला करो यार, आई डोंट लाइक दिस। से सर आप स्मार्ट लगते हो ऑलवेज। यादव जी क्या हो गया आपको? काहे टेंशन ले रहे हो जिंदगी में? ना एक वीडियो बना था अभी थोड़े दिन पहले मैंने यूट्यूब पर, वो जाके देखो एक बार। हाँ ये हुई ना बात, आप स्मार्ट हो। 1999 का पैक बाय करना पड़ रहा है। हाँ यार वो मैंने बोला है, अभी देखते हैं। मैंने बोला है तो वो एक्टिवेट कर देंगे, सभी बच्चों को एक्टिवेट कर देंगे वो डाउट सॉल्विंग वाला RM3 में। चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत, और आज से हम पढ़ने वाले हैं एक नया धमाकेदार चैप्टर। और आज ही का है वह शुभ दिन, वह शुभ घड़ी, 14 सितंबर का दिन, 16:03, 4:03 हो चुके हैं। और आज से अब हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12। क्लास 12 का पहला चैप्टर आज से हम पढ़ने वाले हैं स्थिर विद्युत की। और यहीं से अब हम क्लास 12 पढ़ेंगे, और ये पूरा का पूरा अब हम क्लास 12 पढ़ेंगे। मतलब अब हम क्लास 12 को बीच में नहीं तोड़ेंगे, अब हम पूरा एक बार क्लास 12 कंप्लीट ही करेंगे। चलो तो करते हैं क्लास की शुरुआत। और हम क्लास 12 कब तक हो जाएगा? क्लास 12 हो जाएगा, चिंता ना करो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक में हो जाएगा। चलिए ओके, वेरी गुड। हाँ भाई, तो अब पहले ये देख लेते हैं कि सर ये जो नाम लिखा हुआ है और हमारी एनसीईआरटी में जो नाम है वो अलग अलग है, और आप क्लास 12 कैसे पढ़ाने वाले हो, क्लास 12 में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें देखनी है। ठीक है, आज हिंदी दिवस है। हाँ बेटा, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 11th कंप्लीट हो गया? नहीं बेटा, 11th कंप्लीट नहीं हुआ है, 11th अभी बचा है हमारा। हाँ, उसके बाद में फिर हम आखिरी का जो एक आध महीना बचेगा उसमें क्लास 11 फिर से पढ़ेंगे हम। चल, तो अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। इस चैप्टर में पढ़ना है विद्युत आवेश, कूलम का नियम, विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं, एवं हमें पढ़ना होगा विद्युत फ्लक्स, फिर गाउस का नियम पढ़ेंगे, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे, विद्युत विभव पढ़ेंगे, समविभव पृष्ठ पढ़ेंगे, और उसके बाद में विद्युत द्विध्रुव भी पढ़ेंगे। पहले एक बार मैं आपको बता देता हूं क्लास 12 में क्या पढ़ना होता है। क्या क्लास 12 क्लास 11th जैसा है? क्या उससे इजी है? क्या उससे डिफिकल्ट है? वगैरह सारी बातें एक बार मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं यार कि क्लास 12 में हमें एनसीईआरटी के हिसाब से जो चैप्टर दिया हुआ है, पहला चैप्टर एनसीईआरटी में जो चैप्टर का नाम है वो है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश और क्षेत्र। ठीक है, यह पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर जो एनसीईआरटी के हिसाब से वो आपको विद्युत विभव दिया गया है। विद्युत विभव और स्थितिज ऊर्जा पर चर्चा है उस चैप्टर में। तो अभी हम क्या करने वाले, हम कैसे पढ़ने वाले, देखो एक्चुअल में ये जो पहला चैप्टर होता है वो विद्युत आवेश और क्षेत्र होता है, दूसरा चैप्टर विद्युत विभव और स्थितिज ऊर्जा के बारे में होता है, और दूसरे चैप्टर में एक और आखिरी में एक बात दी हुई रहती है जिसको हम बोलते हैं संधारित्र। क्या बात है? संधारित्र। ये भी इसी के अंदर दिया हुआ है एनसीईआरटी में,
लेकिन एनसीईआरटी में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग का 1.5 चैप्टर, 1.5 चैप्टर, 1.5 मतलब 1.5 चैप्टर जो है उसको हम एक अलग स्थिर विद्युत की नाम से चैप्टर बनाएंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद में संधारित्र को एक अलग चैप्टर बनाएंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा, हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा। और ये एनसीईआरटी का स्टार्टिंग का 1.5 चैप्टर जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 1 रहने वाला है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम एनसीईआरटी को एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। क्लियर है कहानी? तो ये हमें इस तरीके से पढ़ना है और इस तरीके से एनसीईआरटी में आपको चीजें दिख जाएगी या एनसीईआरटी में आपको चीजें मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां पर कुछ बच्चे जो है जिन्होंने क्लास 12 अच्छे से पढ़ा हुआ होता है या लास्ट टाइम किसी कोर्स में थे, किसी बैच में, तो आपने क्लास 12 पढ़ा हुआ है, तो आपको क्लास 12 के नोट्स फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कुछ नई चीज मिलती है तो आप इसी में से लिख सकते हो, बाकी आप मैक्सिमम टाइम जो है अपना वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में दीजिए। ठीक है, इसके अलावा अब हमको और क्या समझना होगा, इसके अलावा हमें क्लास 12 के आगे के जो चैप्टर्स है वो हम एनसीईआरटी में जो नाम है उसी हिसाब से पढ़ने वाले हैं। जैसे इसके बाद में हम विद्युत धारा के बारे में चर्चा करेंगे, चैप्टर नंबर 3 होगा हमारा। इसके बाद में हम चुंबकीय प्रभाव के बारे में बातें करेंगे, चुंबकत्व के बारे में बातें करेंगे। फिर उसके बाद में हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बात करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बात करेंगे। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो क्लास 12 के जो एनसीईआरटी है उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब क्लास 12 में पढ़ना कैसे होता है, पढ़ना क्या क्या होता है ये जान लेते हैं। क्लियर है? पहले अभी हम क्या पढ़ने वाले ये पता चल गया आपको। अब क्लास 12 में कैसे पढ़ना होता है, क्लास 12 के चैप्टर्स क्लास 11 से कैसे लिंक्ड है वगैरह सारी बातें। तो देखिए, क्लास 12 में थोड़ी थोड़ी जगहों पर आपको क्लास 11 की बातें आएंगी। जैसे जब गति की बात होगी तो अगर हमारे पास एक तार है जो धारावाही चालक है वो अगर गति कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन होगा वो गति करेगा, तो उसकी गति को लेके बेसिक सी बात है, मतलब उसका वेग, चाल, त्वरण, बल है ना, या उसके ऊपर लगने वाला या उसके द्वारा किया गया कार्य, उसकी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सब बातें हम इसलिए क्लास 11 में पढ़कर आए, जो बेसिक जो है वो हमें पता होना चाहिए थी या हमने पता कर ली, अब वही क्लास 12 में अप्लाई होंगी, थोड़ी थोड़ी अप्लाई होंगी। ठीक है, अब कुछ बच्चे पूछते हैं एक और बात कि सर क्लास 11th डिफिकल्ट है या क्लास 12th? तो क्लास 11th जो है अगर आप कंपैरेटिवली देखें, जो क्लास 11 का पोर्शन हमने पढ़ा वो थोड़ा सा ज्यादा टफ लगता है बच्चों को, या क्लास 11 के क्वेश्चंस जो है वो बनने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। लेकिन क्लास 12th में जो है उसमें आप ज्यादा जल्दी क्वेश्चन बना पाओगे, ज्यादा आसानी से क्वेश्चन बना पाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। क्वेश्चन में वेरिएशन जो है वो सबसे ज्यादा वेरिएशन क्लास 11th में होता है, क्लास 12th में इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, तो 90% क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व करवाऊंगा, वैसे के वैसे आपको होमवर्क में मिल जाएंगे और वैसे ही आपको टेस्ट में मिलेंगे और वैसे ही क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेंगे। तो क्लास 12th जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ा ईजी रहता है ना, जो मैक्सिमम बच्चों को लगता है। चलिए अब हम करते हैं क्लास 12th की शुरुआत। हमें पढ़ना क्या है? तो एक्चुअल में क्लास 12th जो है, क्लास 12 का पूरा फिजिक्स जो है उसमें सबसे बड़ी बात जो है, जो स्टार्टिंग में हम पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत आवेश या आवेश के ऊपर कहानी है पूरी की पूरी। आवेश या आवेश से बेहतर हमको एक वर्ड यूज करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर पूरी कहानी है क्लास 12 के चैप्टर्स की। मतलब इलेक्ट्रॉन या आवेश के ऊपर क्लास 12 में अगर आप देखें तो 2 किताबें हैं आपको। तो क्लास 12 की जो पहली किताब है उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन पर ही, जो इलेक्ट्रॉन की सारी चर्चा है वही करने को मिलेगी, या आवेश के ऊपर पूरी चर्चा करने को मिलेगी। इसके अलावा साथ ही साथ क्लास 12 की जो दूसरी किताब है, जैसे हम क्लास 12 में आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम किरण की बातें करेंगे, प्रकाश किरण की बातें करेंगे, या प्रकाशिकी की बातें करेंगे, या इसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। वो सब अलग अलग कहानी है, उसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग का क्लास 11 का जो पूरा पोर्शन है वो एक इलेक्ट्रॉन पर या एक आवेश पर आधारित है। अब आवेश पर या आवेश होता क्या उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या चर्चा है, वह हमें पता करना होगा और उससे जुड़ी कुछ बातें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, 2 बजे, हाँ बेटा 2 बजे क्लास हुई थी,
2 बजे क्लास हुई थी। हाँ, अब क्लास 12th में एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स पढ़ने होंगे, कुछ बातें पढ़नी होगी, वो मैं आपको बताते जाऊंगा कहां कहां से क्या क्या पढ़ना है। घर्षण के लिए कितने पेज छोड़ दो बेटा? घर्षण के लिए कोई पेज वज मत छोड़ो, वो अलग से जब मैं पढ़ाऊंगा तब लिख लेना। एनसीईआरटी जरूरी नहीं है, चिंता मत करो, मैं यहीं पर ही आपको एनसीईआरटी में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा। चलिए, हाँ भाई, तो अब हम, हाँ एनसीईआरटी की बुक नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं हूं, मेरे पास है, मैं दे दूंगा आप लोगों को। हाँ भाई, तो अब हमें यहां पर आवेश से जुड़ी या इलेक्ट्रॉन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें करना होगी। तो इलेक्ट्रॉन या आवेश कहां से आता है या इलेक्ट्रॉन होता क्या है, उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा। मतलब देखो यार, अब क्लास 11th में हम ऐसी बातें कर रहे थे, हमारे पास एक पिंड होता था, एक गेंद होती थी, वो टप्पा खाती थी, वगैरह 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 सारी बातें होती थी। लेकिन अब हमें क्लास 12th में एक ऐसी चीज के बारे में पढ़ना है जो दिखाई नहीं देती है। क्लास 12th की पूरा क्लास 12th है उन चीजों पर आधारित, या उन चीजों के बारे में पढ़ना है, उन चीजों की गति के बारे में पढ़ना है, उन चीजों के प्रभाव के बारे में पढ़ना है जो कभी दिखती नहीं है। आवेश, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, न्यूक्लियाई, प्रकाश, सेमीकंडक्टर के अंदर भी हम आयंस की बातें करेंगे। तो ये चीजें जो कभी नहीं दिखती है वो क्लास 12th है ना। तो क्लास 12th का फिजिक्स दिखता नहीं है, जो दिख रहा था वो क्लास 11th का था। तो यहां पर है ना उल्टा कार्यक्रम है कि जो दिख रहा था उसको करना मुश्किल होता है, लेकिन जो दिखता नहीं है उसको करना बहुत आसान है। ठीक है, तो इसलिए क्लास 11th 12th का फिजिक्स भी थोड़ा आसान होता है। अब हम पहले ये समझ लेते हैं यार कि ये आवेश आता कहां से, ये क्या चक्कर है। तो हमें पता है सर कि हमारे पास कोई भी अगर एक परमाणु हो तो उसके केंद्र पर एक नाभिक होता है। क्या होता है? उसके केंद्र पर एक नाभिक होता है। नाभिक के अंदर हमारे पास सर कुछ प्रोटॉन होते हैं और कुछ न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों ओर हमें केजे भैया ने पढ़ाया कि इसके चारों ओर कौन घूम रहे हैं। इसके चारों ओर सर हमारे पास इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन गतिमान है। तो ऐसा कुछ हम पढ़कर आए हैं नाभिक के अंदर और परमाणु के अंदर की कहानी। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी एक परमाणु है तो उस परमाणु में हमें पता है सर कि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें प्रोटॉन होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन होते हैं। तो किसी भी एटम के अंदर हम देखें, क्यों? क्योंकि अगर हम पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो पूरा ब्रह्मांड ये एटम से ही मिलकर बना हुआ है। एटम से मॉलिक्यूल बने, फिर उसके आगे पूरी कहानी हुई। तो एटम किससे मिलकर बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो इसके अंदर पहले है प्रोटॉन, इसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन, इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन जो नाभिक के अंदर होते हैं, इन्हें हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, और इसके बाहर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो तीन चीजें हैं हमारे पास। अब इनमें से ये पाया गया कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन होते हैं वो तो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है। क्या होता है? आवेश होता है। तो यहां पर आवेश जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के पास आवेश है, लेकिन हम केवल चर्चा इलेक्ट्रॉन पर इसलिए करते हैं, या मैंने यहां पर आवेश के नीचे इलेक्ट्रॉन इसलिए लिखा कि प्रोटॉन जो अंदर छुपा हुआ है नाभिक के अंदर, उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। आसान किसे है बाहर निकालना, या किसका आदान प्रदान आसान है? जो बाहर है। तो कौन है बाहर सर? इलेक्ट्रॉन है नाभिक के बाहर, या परमाणु में चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इनको अंदर बाहर करना बहुत आसान है, तो इसलिए जब भी हम आवेश की बात करेंगे तो हम किस पे चर्चा करेंगे? हम किसके बारे में सोचेंगे? हम इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचेंगे। अच्छा, अब आगे बढ़े उससे पहले बस एक छोटा सा रिवीजन टाइप करवा देता हूं आपको कि ये जो हमारे पास सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इनका द्रव्यमान और इनका आवेश कितना कितना होता है। हाँ भाई, आप लोग ही बताओगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? बोर्ड एग्जाम तक खत्म हो जाएगा बेटा, चिंता ना करो।
एक AMU नहीं, मुझे तो केजी में चाहिए। 9.1 into 10 की पावर माइनस 19, 1.67 into 10 की पावर माइनस 27। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बताने में इतनी समस्या। 1.67 into 10 की पावर माइनस 27 किलो जो होगा वह द्रव्यमान होगा न्यूट्रॉन का। वही द्रव्यमान लगभग थोड़ा सा कम होता है वैसे, लेकिन अभी तो हम सेम ही लिख देंगे, मतलब और आगे वाले अंक में कम होता है, यहां तक तो सेम ही होता है। 1.6 into 10 की पावर माइनस 27 केजी प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा और 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 केजी द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, अब इन पे आवेश भी होता है। तो जैसे हमारे पास जो न्यूट्रॉन होते हैं उन पर आवेश शून्य होता है, या हम इसे उदासीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम इसे उदासीन बोलेंगे। इसी प्रकार से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं बेटा, इनके पास प्रोटॉन के पास प्लस पॉजिटिव आवेश होता है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। कूलाम क्या है उस पर और भी चर्चा करेंगे, कूलाम को लेकर चर्चाएं होंगी अभी। हेलो माइक चेक। इसी प्रकार से हमारे पास माइनस 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलाम जो है वह आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। वह आवेश किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है। ठीक है, तो यह कुछ बेसिक सी बातें हमें ध्यान होनी चाहिए। चलिए, तो अब हमें यह तो बात समझ में आ गई सर कि हमारे पास आवेश नामक चीज किसकी वजह से होगी? इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी। अब अगर मैं किसी भी एक परमाणु को देखूं तो उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो सदैव बराबर ही होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो क्या होती है? बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो उसके पास अभी नेट आवेश शून्य होता है। लेकिन अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लूं या इसे इलेक्ट्रॉन दे दूं तो वह एक आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? आयन बन जाता है, या वह आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। अब हमारे पास जो आवेश होता है वो आवेश क्या क्या कर सकता है ना? वैसे ये आवेश के गुणधर्म हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन से आपको देना चाह रहा हूं कि आवेश क्या कर सकता है। तो सर एक आवेश एक कण है, तो एक कण सर या तो स्थिर रह सकता है, रेस्ट पे रह सकता है, स्थिर रह सकता है, या वह नियत वेग से गतिमान हो सकता है, नियत वेग से गतिमान हो सकता है, या वह त्वरित गति कर सकता है। कैसी गति कर सकता है? त्वरित गति कर सकता है। अब यही जो आपके सामने लिखा हुआ है ये क्लास 12 का आधे सुपर फिजिक्स, मतलब क्लास 12 का 70% फिजिक्स आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि कण या आवेश रेस्ट पर विराम अवस्था में होगा, स्थिर अवस्था में होगा तो क्या होगा? नियत वेग से चलेगा तो क्या होगा? और त्वरित गति करेगा तो क्या होगा? जब यह स्थिर अवस्था में होता है तो हम इसकी जो स्टडी है या इसके बारे में जो सब कुछ हम पढ़ेंगे वो स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ते हैं, या गतिमान, या अभी हमने जो स्टार्टिंग के चैप्टर के नाम लिया विद्युत आवेश और क्षेत्र, विद्युत विभव, फिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये सब कुछ जो है वो स्थिर वैद्युतिकी का हिस्सा होती है। यह सब कुछ स्थिर वैद्युतिकी का हिस्सा होता है और यही सब कुछ हम पढ़ रहे हैं और इसी को हमने नाम दिया स्थिर विद्युतिकी। आवेश जब स्थिर रहेगा मतलब आवेश रुका हुआ रहेगा, या हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है या जो हमारे पास आयन है जब वो रुका हुआ रहता है तो उसके साथ साथ क्या हो सकता है, रुके हुए में वो क्या क्या प्रभाव उत्पन्न करता है या उस पर क्या क्या प्रभाव वो महसूस कर सकता है, वह सब कुछ स्थिर विद्युतिकी में हमें पढ़ना है जब यह स्थिर होता है या इसका वेग 0 होता है। जब ये गतिमान हो जाता है बेटा तो यह विद्युत धारा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत धारा उत्पन्न करता है और साथ ही साथ यह चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है। चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है। तो यह आने वाले चैप्टर होंगे जब आवेश गतिशील होगा तो हम विद्युत धारा पढ़ेंगे और चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जब ये त्वरित गति करता है तो ये लास्ट चैप्टर होगा हमारा क्लास 12 का, मतलब ये आवेश से जुड़ा हुआ या क्लास 12 की पहली किताब का लास्ट चैप्टर होगा जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो यह विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है।
यह विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न कर रहा है? एक आवेश। तो यह 3 इंपॉर्टेंट सी बातें होती है आवेश को लेकर, जिसके बेसिस पर हमें पूरा 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 फिजिक्स पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें यहां पर आप एक शब्द पाएंगे कि सर आप कभी कभी यहां पर जब आप लिख रहे हो तो आप कभी वैद्युत लिख रहे हो और आप कभी विद्युत लिख रहे हो, तो विद्युत और वैद्युत में क्या अंतर है? तो वैसे तो ज्यादा कोई अंतर होता नहीं है, लेकिन आप फिर भी ऐसा ध्यान रख सकते हो एनसीईआरटी के हिसाब से भी, और जो लोग जनरली फॉलो करते हैं क्या, कि जो वैद्युत मतलब स्थिर आवेश पे चर्चा हो रही है या स्थिर आवेश के प्रभाव पे चर्चा हो रही है तो हम वैद्युत बोलते हैं, और जब गतिमान होता है तो विद्युत प्रभाव बोला जाता है। रुका हुआ होगा तो वैद्युत प्रभाव बोलेंगे और गतिमान होगा तो विद्युत प्रभाव बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्लास 12th जो है पूरा का पूरा ऐसा हमें पढ़ना है, क्लास 12th ऐसा कैसा हमें पढ़ना होगा। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी के ऊपर जितना अभी हमने देखा इसी ऊपर आगे चर्चा शुरू करते हैं और स्थिर विद्युत को हम डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को बहुत ज्यादा डिटेल में हमें अब देखना शुरू करना होगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं विद्युत आवेश से कहानी को। ठीक है, ओके, हाँ बस इतना ही है और इसे ही पढ़ने में क्लास 12 खत्म हो जाएगी। न्यूट्रल मतलब 0 होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, आप उल्टा कर दिए है। कहां उल्टा कर दिए बेटा? मैंने तो यही बोला कि यहां पर न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल है, प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। सही तो है। चलो, हाँ भाई, तो हम करते हैं कहानी की शुरुआत और हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है और विद्युत आवेश से जुड़ी क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विद्युत आवेश की परिभाषा क्या होती है, या विद्युत आवेश को परिभाषित कैसे कर सकते हैं। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न एवं महसूस किए जा सकते हैं। मतलब कि अगर कोई एक आवेश है तो किसी भी वस्तु का आवेश या विद्युत आवेश कौन सा गुण है। देखो, सबसे पहली बात तो विद्युत आवेश क्या है? ऐसे वस्तु के पास द्रव्यमान होता है या किसी वस्तु के पास घनत्व है या कोई धातु उसका कुछ न कुछ घनत्व होगा, तो वैसे ही आवेश भी उसका आंतरिक गुण होता है ना। जैसे अगर मान के चलो कि हमारे पास एक व्यक्ति है या एक लड़का है, वो लड़का स्मार्ट है, वो लड़का इंटेलिजेंट है, वो लड़का स्पोर्ट्स में अच्छा है, उसकी हाइट ऊंची है, एक मोटा है, तो ये क्या है? ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी वस्तु के या किसी भी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारे पास जो द्रव होता है या अगर हमारे पास कोई भी पदार्थ है तो उस पदार्थ में क्या क्या हो सकता है? सर उसका कुछ ना कुछ घनत्व होगा, उसका द्रव्यमान होगा। तो ये क्या उनके आंतरिक गुण है या उनको डिफाइन करने में काम आ रहे। वैसे ही आवेश जो होगा, आवेश भी क्या, विद्युत आवेश भी क्या है? आवेश भी एक तरीके से किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसकी वजह से, जैसा अगर मान के चलो कि अगर कोई इंटेलिजेंट है तो वो टेस्ट में ज्यादा नंबर लेकर आ पा रहा है, तो विद्युत आवेश है किसी का तो वह उसके कारण क्या कर पाएगा? विद्युत आवेश है तो वह उसके कारण या उस गुण के कारण, गुण है उसके अंदर, हर एक पदार्थ के ऊपर कुछ ना कुछ गुण होगा, तो जो गुण होगा उसमें उस गुण के कारण वो विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है या महसूस कर सकता है। अब अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो सर विद्युत और चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं, तो ये पूरा क्लास 12 का फिजिक्स है, एक एक करके हम इसको सारे विद्युत और चुंबकीय प्रभाव पढ़ने होंगे और समझने होंगे। ठीक है, लेकिन शॉर्ट में हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, विद्युत प्रभाव हमें पता है सर, है ना। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि आपने बचपन में चीज जरूर ट्राई करी होगी कि एक हमने स्केल लिया सर, स्केल, प्लास्टिक का स्केल, और सूखे बालों से हमने उसे घिसा और उसके पास में हम छोटे छोटे पेपर के टुकड़े लेकर आए तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। यह विद्युत प्रभाव है। सर हम बर्थडे पार्टी में गए थे, बर्थडे था हमारे दोस्त का, तो गुब्बारे या बलून जो चिपकाने थे उसको चिपकाने के लिए हमने क्या किया? सिर से उन्हें ऐसे सूखे बालों से उन्हें घिसा और दीवार पे लाके लगा, मतलब दीवार के ऊपर लेकर टच करके छोड़ दिया तो वहां पे चिपक गए। क्या है यह विद्युत प्रभाव है।
ठीक है। और इसके अलावा इसके बहुत सारे बेस्ट एग्जांपल्स तो आपके चारों ओर है। पंखा जो आपके घरों में चल रहा है, जो ट्यूबलाइट चल रही है, जो आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो अपने मोबाइल में, या जिसकी वजह से आपने मोबाइल चार्ज किया था, ये सब विद्युत प्रवाह ही है। ठीक है, तो यह सब कुछ जो है वह विद्युत प्रभाव ही है एक तरीके से। चुंबकीय प्रभाव एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वह चुंबकीय प्रभाव की वजह से होती है। यह चुंबक के प्रभाव, चुंबक के बारे में आपने पढ़ा भी है, चुंबक को आपने देखा भी, उसको फील भी किया, वो कैसे फोर्स लगाता है दूसरे चुंबक की तरफ, तो वह चुंबकीय प्रभाव होते हैं। अब यहां पर किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होना आवेश को प्रदर्शित करती है ना। अगर मान के चलो मेरे पास कोई भी एक वस्तु है, तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो वहां पर हम बोलेंगे उसके पास आवेश, या इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो भी हम बोलेंगे उसके पास आवेश है। क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान के चलो मैंने बोला कि मेरे पास यहां पर एक वस्तु है, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो गई, इलेक्ट्रॉन ई और पी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो गई, तो ये उदासीन होती है। क्या होती है? उदासीन होती है। इसके पास नेट आवेश शून्य है। नेट आवेश या परिमाणी आवेश शून्य है। नेट आवेश शून्य है। ठीक है, क्या ऐसा बोला जा सकता है क्वेश्चन में कि इसके पास आवेश है? हाँ, इसके पास आवेश है। क्या इसके पास पॉजिटिव आवेश है? हाँ। क्या इसके पास नेगेटिव आवेश है? हाँ। लेकिन इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश बराबर है, इसलिए हम इसे उदासीन या अंग्रेजी में न्यूट्रल कहते हैं। अच्छा, और क्या हो सकता है? अगर मान के चलो सर हमने किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दिए, कहीं से लाकर दिए, तरीके सीखेंगे हम आने वाले समय में कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन दिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई प्रोटॉन की संख्या से, तो ये क्या होती है? ये ऋणात्मक वस्तु कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऋणात्मक, या हम इसे बोलेंगे यह नेगेटिव आवेशित है। कैसी है ये? नेगेटिव आवेशित है। नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिव है। और इस नेगेटिव को मैं माइनस वीई से भी बहुत बार चिन्हित करूंगा, तो ये क्या है? नेगेटिव आवेशित हो गई ये वस्तु। इसी प्रकार से अगर मान के चलो मैंने कुछ करके इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन निकाले, तो सर इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे आप तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी मतलब अब प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो हम इसे बोलेंगे यह धनात्मक हो चुका है। ये कैसी हो चुकी है? धनात्मक हो चुकी है। धनात्मक हो चुकी है, या हम इसे पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे, पॉजिटिव आवेशित। बिल्कुल आज की क्लास में बिल्कुल छोटी छोटी बातें करूंगा, कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक जो आपने पढ़ी होती है वैसी कुछ कुछ बातें हमें करनी होगी। क्लियर है मामला? तो ये कुछ बातें हैं जो हमने बिल्कुल बेसिक सी छोटी छोटी सी बातें जो हमने पहले भी कभी करी होगी और जो अब हमें भी समझ में भी आती है। अच्छा, तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव और सर न्यूट्रल तो हमें समझ में आया, यह विद्युत आवेश हो गया। अब विद्युत आवेश की परिभाषा आ गई, तो इसके मात्रक के बारे में पढ़ लेते हैं, इसकी विमा के बारे में पढ़ लेते हैं, और भी सारी छोटी छोटी सी बातें कर लेते हैं हम। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। इतना कर लिया सभी ने? इतना कर लिया सभी ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बातें करेंगे इसके मात्रक के ऊपर। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कि आवेश जो है वह क्या मूलभूत भौतिक राशि होता है? क्या आवेश जो है वह मूलभूत भौतिक राशि होता है? क्या आवेश मूलभूत राशि होता है? नहीं सर, आवेश मूलभूत नहीं था। विद्युत धारा मूलभूत राशि में था। तो हमारे पास 7 मूलभूत राशियां होती है, तो उनमें से विद्युत आवेश तो नहीं था, मतलब ये किसी ना किसी पर निर्भर करेगा। अच्छा, तो इसका मात्रक में सबसे पहले हम इसका लिखेंगे एसआई मात्रक। इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। कुछ लोग इसे कूलाम लिख देते हैं, कुछ लोग कूलाम ब लिख देंगे, मैं कूलाम म लिख रहा हूं।
कई किताबों में आप कुलाम ब पाओगे, यहाँ पे कई किताबों में यहाँ पे चंद्रमा लगा देंगे। तो वही है भैया, आप उसका नाम हिंदी में धरना था, उसका नाम तो अंग्रेजी में गुलाम था। तो अलग अलग तरीकों से आप इसे लिखा हुआ पा सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे, कुछ लोग बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे। तो गुलाम अब हमें पता होना चाहिए। इसे हम चिन्हित करते कैपिटल सी से। किससे चिन्हित करेंगे? कैपिटल सी से चिन्हित करेंगे। एक्चुअल में ये किस पर निर्भर कर रहा है, इसकी निर्भरता किस पर है, तो इसके बारे में छोटी सी जानकारी दे देता हूं मैं आप लोगों को। एक्चुअल में ये बनता है विद्युत धारा बराबर होता है आवेश की प्रवाह दर। क्या होती है विद्युत धारा? आवेश की प्रवाह दर, या आवेश में चाहूं तो लिख सकता हूं धारा इंटू समय। ये होता है आवेश। ये क्या है? धारा इंटू समय। तो इससे हमारे पास आवेश बनता है। मतलब इसको ऐसे परिभाषित करते हैं कि यदि किसी तार में से, या अगले चैप्टर में जाके हम परिभाषित करेंगे कि यदि किसी एक तार में से एक सेकंड में से एक सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो जाए तो वहां का आवेश हम 1 कूलाम बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? 1 कूलाम आवेश बोलेंगे। ठीक है। वैसे हम 1 कूलम की परिभाषा अभी तो हमें इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, क्योंकि अभी हमें पहले एम्पियर भी समझना होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसके साथ इसकी वीमा पे भी चर्चा कर लेते हैं। इसकी वीमा क्या है? वीमा क्या होगी वीमा? तो सर आप वीमा जो है वो इसी से बनेगी, यह धारा इंटू समय, बस कहानी खत्म होगी। या मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं M0 L0 T1 A1। यह इसकी वीमा कहलाने वाली है। क्या कहलाएगी? यह इसकी वीमा कहलाएगी। तो छोटी छोटी सी बातें हमें पता होना चाहिए। A इंटू टी जो होती है वो इसकी वीमा होती है। अब इसके अलावा इसमें हमारे पास अन्य मात्रक भी बहुत सारे होते हैं जिनके बस नाम पता होना चाहिए। इनमें मतलब ऐसा जिस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यह हमें नीट की एग्जाम में तो अभी तक कैसे भी पूछा नहीं गया, लेकिन बोर्ड की एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इसके अन्य मात्रक। तो अन्य मात्रक क्या क्या है यहां पर अब हम देख लेते हैं। इसमें अन्य मात्रक क्या क्या है? तो सबसे पहली बात तो इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस मात्रक जो होता है इसका वह कहलाता है ईएसयू। ईएसयू इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत इकाई। क्या बोलेंगे हिंदी में? स्थिर विद्युत इकाई। या ईएसयू को ही हम बोलते हैं स्टेट कूलाम। क्या नाम है? याद रखना है इसका, स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम। या इसी का एक और छोटा नाम होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रैंकलिन। एक साइंटिस्ट का नाम है फ्रैंकलिन। ठीक है। तो यह इसका सीजीएस मात्रक होता है। क्या होता है? ये इसका सीजीएस मात्रक होता है जो हमें पता होना चाहिए। ओके। तो अब ये सीजीएस मात्रक सर हमारे नॉर्मल वाले कूलम से कैसे रिलेटेड है, कितने कूलम के बराबर होता है? तो हम इसे याद रख सकते हैं कि 1 कूलाम जो होता है, 1 कूलाम जो होता है वो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है ना? देख, नंबर बड़ा मात्रक छोटा, तो ये 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। क्लियर है मामला? तो यहां पर सर प्लीज खुला खुला लिख दो। अरे यार अंग्रेजी में तो अब ऐसे ही लिखा जाएगा, खुला खुला क्या लिखो इसमें? मैं स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। अब मेरी अंग्रेजी के जो अक्षर है वो मैं अंग्रेजी मीडियम से पढ़ता हूं, कर्सिव राइटिंग में लिखता हूं, है ना? मैं वो नॉर्मल वाली राइटिंग नहीं लिख पाता हूं। तो ये ESU क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन। तो अब यहां पर यह 1 कूलाम जो होगा वह 3 × 10⁹ ESU के बराबर होगा। या मैं चाहूं तो 1 ESU को लिख सकता हूं, 1 ESU मतलब इसे नहीं मैं नीचे लिया हूं तो 1/3 × 10⁹ कूलाम। या ये कन्वर्जन जो है वो आप याद रखोगे, है ना? ये होगा 1 ESU, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3.3 × 10⁻10 कूलाम के बराबर होता है 1 ESU। ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। ठीक है मामला? क्लियर है?
इसी प्रकार से यहां पर ईएसयू भी बोल सकते हैं, फ्रैंकलिन भी बोल सकते हैं, स्टैट कूलम भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से इसका जो बड़ा वाला मात्रक जो होगा वह कैसे करेंगे ना, गाउस किसकी यूनिट, बेटा गाउस अभी हमें काम नहीं आएगा, है ना, यह सब हम आगे चलकर जब बात करेंगे फ्लक्स वगैरह की बातें करेंगे उसमें आएगा, ठीक है। फ्लक्स की बातें करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की बातें करेंगे, वहां पे टेस्ला, गाउस, वेबर, मैक्सवेल, वो सब वहां पर मात्रक आएंगे। इसी प्रकार से हमारे पास अगर हम इसमें इसका बड़ा मात्रक देखें, अभी तो ये छोटा मात्रक था, ठीक है। वैसे कूलाम अपने आप में बहुत बड़ा मात्रक है, लेकिन अगर आप समझो कि नहीं सर हमें इसका ऐसा ही मात्रक तो हमने पता कर लिया, लेकिन हमें इसका और भी दूसरा बड़ा मात्रक पता करना है, तो एक मात्रक तो इसका सीजीएस मात्रक था, एक मात्रक होता है जो बड़ा मात्रक होता है जिसे हम बोलते हैं, है ना, इसका एक और अन्य मात्रक होता है जिसे हम बोलते हैं यहां पर फराडे। ये फ्रैंकलिन था, अब मैं लिख रहा हूं फराडे। तो एक फराडे जो होता है, देखो यार यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है सब में ना, ध्यान से समझना मेरी बातों को। फराडे कौन था, आपको याद होगा बचपन में आप लोगों ने 8th क्लास में साइंस की किताब में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, जिसमें आपने ऐसा सुना होगा या ऐसा पढ़ा होगा कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जब बारिश हो रही थी तब एक पतंग उड़ाई, और उसमें पतंग में जो उन्होंने धागा लिया और धागे के आगे उनने एक चाबी लगाई, और जैसी बिजली कड़की तो उन्होंने वो चाबी ये महसूस किया, या आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने उस चाबी को हाथ लगाया और उन्हें झटका लगा, पढ़ा ऐसा कुछ ऐसा कभी कभी एक स्टोरी पढ़ी होगी आपने, हाँ माइकल फराडे। तो ये वही है माइकल फराडे। तो उन्होंने बिजली जो कड़की थी वहां पर आवेश का पता लगाया कि हाँ वहां पर एक्चुअल में आवेश है, तो इसीलिए उन्हीं के सम्मान में हमने यहां पर एक और मात्रक रखा फराडे, जो होगा 96, वैसे 96500 लिखते लेकिन एग्जैक्ट मान होता है 96498 कूलाम के बराबर, या इसे हम अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलाम लिख देंगे, ठीक है। तो उन्हीं के सम्मान में यहां पे फराडे नाम था, और उन्हीं का छोटा भाई, वैसे छोटा भाई है नहीं उनका, लेकिन हम बस याद रखने के लिए कर लेंगे कि यहां पर उनका छोटा भाई फ्रैंकलिन, ये फराडे ये फ्रैंकलिन, ठीक है, क्योंकि आगे चलकर हम फराड भी मात्रक पढ़ने वाले एक। चले, तो ये अरे ये कौन सी स्पेलिंग लिखते हो, हाँ भाई, तो यहां पर ये एक फराडे, फ्रैंकलिन, उनके ही सम्मान में हमने ये मात्रक रखे। हाँ, इसे फराडे ही बोलेंगे, इसे फ्रैंकलिन ही बोलेंगे। चलिए, इसके अलावा यहां पर हमारे पास ये देखो, ये बस आज पहली और आखिरी बार काम आया है हमें, और यहां पर ये स्कूल की एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, और इसके अलावा इस पे और कोई ज्यादा चर्चा नहीं होगी, है ना। अच्छा, वो जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो वाला एक्सपेरिमेंट जो किया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, तो वो फ्रैंकलिन यहां पर यूज हुआ, और ये वाला फराडे, याद रखना दोनों के नाम, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास और भी कुछ मात्रक है जो हमें ज्यादातर यूज में आएंगे। कूलाम के और भी मात्रक, जैसे कूलाम का बना देंगे मिली कूलाम, तो एक मिली कूलाम क्या होगा, 10⁻³ कूलाम के बराबर, क्योंकि अपने आप में एक कूलाम बहुत बड़ा मात्रक होता है, बहुत बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। 96 नहीं बेटा, 96500 अप्रोक्सीमेटली आप याद रख सकते हो इसमें। अब यहां पर ये मिली कूलाम हमें काम आएगा, बहुत बार क्वेश्चन में हमें मिली कूलाम देगा, तो 1 मिली कूलाम जो होगा, एक EMU भी होता है बेटा, वो EMU नहीं होता, हाँ एक ESU होता है, एक EMU होता है, तो उन सब में हमें उसकी जरूरत पड़ती नहीं है। एक EMU भी होता है, उसमें आप जो 10 कूलाम के बराबर बोल सकते हो, लेकिन बस आप EMU या ESU याद रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। वो EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, ठीक है, उसका एज सच कोई यूज नहीं है, और वो कहीं पर मतलब स्टैंडर्ड हमारी किताबों में भी कहीं नहीं लिखी हुई है।
इसी प्रकार से हमारे पास एक मिलीकुलम, हमें बहुत बार ये इनसे ज्यादा यूज ये आएंगे क्वेश्चन में। एक मिलीकुलम 10⁻³ एक माइक्रोकुलम, माइक्रो कैसे लिखते हैं ऐसे लिखेंगे, एक माइक्रोकुलम 10⁻6 कुलम, एक नैनोकुलम NC 10⁻9 कुलम। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ये हमने आवेश के ऊपर सारे मात्रक और उसकी विमाओं पर चर्चा कर ली। इसके अलावा ईवी, बेटा ईवी जो मात्रक होता है, ईवी जो मात्रक होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है, इसमें नहीं होता है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो इसमें नहीं आता। चलो ओके, हाँ ये एमकेएस ऐसा ही मतलब एमकेएस ही होता है मेरे प्यारे, है ना। देखो अब क्या होता है कि कुछ बच्चे जो है वो आज ही पढ़ने आए हैं, आज से 4-5 महीने जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से नहीं पढ़ रहे थे वो। उनको लगा कि जिस दिन क्लास 12th शुरू होगी उसी दिन से पढ़ना शुरू करेंगे हम, क्योंकि हम क्लास 11th में तो है नहीं, हम तो क्लास 12th में हैं, तो हम क्लास 12th जिस दिन पढ़ाएंगे सर उस दिन पढ़ना शुरू करेंगे, क्लास 11th अगले साल पढ़ लेंगे हम। तो अब वो आकर ऐसी बातें पूछ रहे कि एमकेएस क्या होता है। अरे बेटा एसआई को ही एमकेएस बोलते हैं, एमकेएस मात्रक क्या है, एसआई मात्रक बोला मतलब एमकेएस मात्रक ही होगा वो। चलो ओके, तो ये सब बेसिक सी बातें थी जो हमें पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते, अब हमें आवेश के बारे में सब कुछ पता चल गया, अब हमें आवेश के कुछ गुणधर्म पता करने पड़ेंगे। मतलब इसमें आवेश के कुछ हमें प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। मतलब ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो हमें पढ़ना है एक एक करके। ठीक है, चलिए तो वो सब पढ़े। अच्छा उससे पहले एक और छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक और छोटी सी बात, जब इतना पढ़ा है तो एक और छोटी सी बात हम लिख देते। एक और टर्म हमें बहुत बार कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज या विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश। ठीक है, तो विशिष्ट आवेश क्या है? विशिष्ट आवेश या स्पेसिफिक चार्ज यह होता है कि प्रति इकाई द्रव्यमान में कितना आवेश है ना। ये क्या होता है? प्रति इकाई द्रव्यमान में कितना आवेश है हमारे पास। ठीक है, तो या हम इसे बोल सकते हैं चार्ज बाय मास, स्पेसिफिक चार्ज। तो यह हो जाएगा चार्ज पर यूनिट मास, आवेश बटे में द्रव्यमान। या हम इसे बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे हम इसे, चार्ज बाय मास रेशो भी बोला जाता है इसे, चार्ज बाय मास। इकाई द्रव्यमान में कितना आवेश होगा तो उसे हम चार्ज बाय मास बोलेंगे या Q बाय M बोल सकते हैं। इसे हम इसे स्पेसिफिक चार्ज या SC से चिन्हित करेंगे। अब जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, हम बात करें प्रोटॉन की, हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो इन सबका स्पेसिफिक चार्ज आप ध्यान रख सकते हो। वैसे आपको बस इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबका स्पेसिफिक चार्ज या इनमें सबसे ज्यादा स्पेसिफिक चार्ज किसका होगा, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक चार्ज किसका होगा वो। अब ये Q बाय M अभी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे चलकर हम जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें हमारे पास अलग अलग कण होंगे, तो उनमें उनका Q बाय M रेशो या मतलब Q बाय M की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन के लिए Q बाय M का मान क्या होगा प्रोटॉन के लिए। तो सर प्रोटॉन के लिए अगर आवेश की बात करें तो उस पे E, अच्छा आवेश को जहां जहां मैंने ये लिखा हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसे हम E से भी चिन्हित कर सकते हैं, E से। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये नेगेटिव में, और उतना ही आवेश प्रोटॉन के पास है लेकिन वो पॉजिटिव में है, तो आवेश E से भी चिन्हित किया जाता है। अगर E लिख रहा हूं मैं तो E का इनडायरेक्टली मतलब क्या हो गया, E का इनडायरेक्टली मतलब हो गया है कि यह E मतलब कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। कितना होगा? 1.96 है ना। ये E में E का मतलब होगा 1.9, ये हो जाएगा 1.66 × 10⁻⁻19 कूलम। हम डायरेक्टली मान लेंगे इसे E जब भी लिखा होगा तो E इलेक्ट्रॉन बटे में प्रोटॉन, है ना। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश या प्रोटॉन का आवेश सेम ही है, बटे में प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो यह हम लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 बटे में
इसका द्रव्यमान, यानी इसका द्रव्यमान हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही लिखेंगे सर, ई बटे में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन में, वैसे ये याद नहीं रखना, ये कैलकुलेशन नहीं करना हमें, बस इसकी वैल्यू सीधे सीधे याद रख सकते हैं हम, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ठीक है, ये कूलाम में होगा, ये केजी में होगा। आप चाहो तो इसका मात्रक भी लिख सकते हो, स्पेसिफिक चार्ज का, स्पेसिफिक चार्ज का मात्रक अगर हम देखेंगे तो इसका मात्रक कितना आएगा, इसका मात्रक आ जाएगा कूलाम पर केजी, कूलाम प्रति केजी की, मतलब इकाई केजी, मतलब 1 किलो इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कितना द्रव्यमान होगा, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, तो अगर हम इन्हें डिवाइड करेंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम जो वैल्यू है वो लगभग 1.7 के करीब आती है। ये 1.7 इंटू 10 की पावर है ना, यहां पर आप सॉल्व करोगे 31 और 19 जो हो जाएगा, तो ये एक उसको दे दिया 0, तो 160/9, हाँ ठीक है, तो ये यहां पर हो जाएगा 11 कूलाम पर केजी। मुझे लगभग मान याद है, आप भी याद रख सकते हो। इसी प्रकार से हम ये प्रोटॉन के लिए भी याद रख सकते हैं। तो प्रोटॉन के लिए ये हाँ नेगेटिव में आना चाहिए, बिल्कुल नेगेटिव में आना चाहिए, लेकिन हम इसमें यूजुअली परिमाण की बात करें तो एक बच्चा बोला सिर्फ नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव लगा सकता हूं मैं, लेकिन हम यूजुअली इसमें परिमाण की ही बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर वैसे ये देखा जाए तो यह ऑलमोस्ट 10 की पावर, अगर सर ये 1.6 ले लू मैं, यहां पर 1.6 ले लू मैं, तो ये ऑलमोस्ट 10 की पावर 8 बन जाएगा ना, लेकिन हम इसे 9 10 की पावर 8 ही लिखा हुआ है, लेकिन हम इसे 9.8 क्योंकि 1.67 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 9.8 इंटू 10 की पावर 7 कूलाम प्रति केजी लिखते हैं। ठीक है, क्या ये 10 की पावर, वैसे क्या लिखा हुआ है ये देखो, लिखा हुआ 9.8 इंटू 10 की पावर 7, या हम इसे 10 इंटू 10 की पावर 7 भी लिख सकता हूं लगभग। अगर मैं इसको 1.6 से भी 1.6 मान लू तो ये 19, ये 27, तो ये डिवाइड करूंगा तो 7 और 1 8 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर 8 ही लिखा हुआ है। आप इसमें 10 की पावर 8 याद रख सकते हो, 10 की पावर 8 रख सकते हो, क्लियर है ना। तो यहां पर आप इसे लगभग 10 की पावर 8 याद रख सकते हो, कूलाम प्रति केजी। तो आप अपने साफ आंखों से देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक चार्ज या विशिष्ट आवेश इलेक्ट्रॉन के लिए कहीं ज्यादा है प्रोटॉन से, 10 की पावर 11, यहाँ पे 10 की पावर 8 है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिक चार्ज किसके लिए ज्यादा होता है। क्लियर है मामला। अच्छा, अब इसके अलावा वैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमसे आने वाले समय में हमें जरूरत पड़ सकती है अल्फा पार्टिकल की, हमें बात पता चल सकती है ड्यूट्रॉन की, इनके स्पेसिफिक चार्ज की भी जरूरत पड़ सकती है। तो वहां पर हम, अच्छा 9.6 होगा क्या ये पक्का, एक बार देख लो कहीं पर डिवाइड करके, 9.6 आ रहा है, 9.8 आ रहा है, वैसे 9.8 के करीब आता है आंसर। ठीक है, 9.6 आ रहा है। नेगेटिव बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, परिमाण अनुसार इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज बहुत ज्यादा है प्रोटॉन से। 9.6 आ रहा है, चलो ठीक है, देख लेना भैया एक बार डिवाइड करके इसे, 9.6 आ रहा है या 9.8 आ रहा है, 9.67 आ रहा है। अब एक बच्चा 9.8 बोल रहा है, 9.6 100%, अच्छा 9.58 आ रहा है। चलो ठीक, ओके, अपना डिवाइड करके देख सकते हो। वैसे हमें 90% जगह ई बाय एम ही लिख देंगे, हम ई बाय एम ही लिख देंगे, हमें पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चल अब आगे बढ़ते हैं ना, अब हमें एक एक कर कुछ और इंपॉर्टेंट सी चर्चा करेंगे हम, जिसे हम कहेंगे, हेडिंग डालो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर के स्टार्टिंग का जो पूरा पोर्शन पढ़ेंगे उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात, आवेश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हाँ भाई, कुछ प्रॉपर्टीज आप बताओगे, कुछ प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, चार्ज को लेकर एक प्रॉपर्टी जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्लास 12 कब से शुरू होगा? बहुत ही बढ़िया। कौन है ये लड़का? अच्छा ठीक है। बिना नाम लिए पूरे, है ना, अब तो आरएम 3 भी मिला दे हम, तो आरएम 3 वालों को भी ये क्लासेस मिलेगी, तो कम से कम 17-18 हजार बच्चे पूरे भारत देश के बिना नाम लिए जान गए इसका नाम, कि किसने पूछा होगा कि सर क्लास 12 कब शुरू होगा। हाँ भाई बताएंगे कुछ प्रॉपर्टीज। चार्ज को क्यू से क्यों डिनोट करते हैं? यार ये मैंने कभी सोचा नहीं, है ना, दुनिया क्यू से करते यार, ये हमने भी क्यू से कर दिया। आप बोलो तो चेंज करवा देते हैं। देखो, हाँ, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, ये अदिश होता है। चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया, सही प्रॉपर्टीज बहुत सारी। चलिए एक एक करके लिखना शुरू करते हैं हम। सबसे पहली बात, आवेश दो प्रकार के हो सकते हैं, है ना। आवेश, किसी वस्तु पे दो प्रकार के आवेश हो सकते हैं, एक धनात्मक हो सकता है, एक ऋणात्मक हो सकता है। तो हमें पता है सर, जब समान प्रवृत्ति के आवेश होते हैं, समान प्रवृत्ति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं सर। प्रतिकर्षित करते मतलब कि एक दूसरे से दूर भागते हैं, रिपल्शन होता है। इसे अंग्रेजी में बहुत छोटे में बोला जा सकता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो समान प्रवृत्ति के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रकार से दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो जब छोटे छोटे बच्चे थे तुम तब से पढ़ते आ रहे हो, क्या होगा कि सर अगर विपरीत प्रवृत्ति के आवेश होंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो हम तो कर लेते हैं इसको कॉपी पेस्ट, तुम लिख लो पूरा। तो विपरीत प्रवृत्ति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। मतलब कि अगर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर ना। जैसे ये जब 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ते हैं प्रॉपर्टी, 9वीं में तो नहीं है वैसे, 7वीं 8वीं में पढ़ाते, तब मैडम में बड़ा इंटरेस्ट ले लेके पढ़ाती है। कैसा कि हाँ ये 2-3 लड़के तो बिल्कुल तैयार ही रहते, जैसे ही मेरे दिमाग में कुछ खुराफाती सूझती इनको पहले ही पता चल जाता है कि सर क्या बोलने वाले हैं। हाँ, कि अगर एक जैसे लोग होंगे तो उनके बीच में क्या होगा सर, है ना। एक जैसे लोग होंगे, जैसे पॉजिटिव हो गए दोनों, तो सर इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव हो गए तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। लेकिन जैसे ही अपोजिट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो इनके बीच में आकर्षण होता है। तो सर अगर अपोजिट ही होंगे एक दूसरे के तो ही एक दूसरे को आकर्षित कर पाएंगे, वरना कभी आकर्षण नहीं हो पाएगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, हाँ ठीक है, 6th क्लास में आचार्य जी ने पढ़ाया था ये, बहुत ही बढ़िया।
तब तो बड़ा मजा आता है पढ़ने में ना। अब इसमें मैं कुछ और नई बातें बताना चाहता हूं यार आपको, है ना, कुछ नई बातें बताना चाहता हूं आपको मैं। जैसे ये तो अब आपको समझ में आती है वाली बात, है ना, लेकिन इसमें एक और मजेदार सी बात मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि यार ये बताओ कि इस दुनिया में, यहां पे हमने आकर्षण प्रतिकर्षण की बात करी, तो इस दुनिया में आकर्षण जो है वह कब कब हो सकता है? इस दुनिया में आकर्षण जो है वो कब कब हो सकता है? कब कब हो सकता है? फिजिक्स पे ध्यान दो, इधर उधर की तरफ ध्यान नहीं देना है। आकर्षण कब कब हो सकता है? आकर्षण कब कब हो सकता है? तो सर अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन आकर्षण हो सकता है, ये कौन सा आकर्षण है भैया? कैसे कैसे कमेंट करते हो यार तुम लोग। जब मन हो तब आकर्षण हो सकता है, और कुछ? देखो भाई, हाँ, तो जब एक पॉजिटिव आवेशित हो और एक नेगेटिव आवेशित हो तब आकर्षण होगा। विपरीत हो, विपरीत अगर हमारे पास आवेश हो तब आकर्षण होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आवेश हो तो ये आकर्षण होगा ना। पहले एक बार आकर्षण पे चर्चा करते हैं सर, ये मजेदार चीज लग रही है मेरे को सर। आकर्षण पे चर्चा, प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक प्रॉपर्टी है, सभी लिखते हैं, लेकिन इसके आगे कोई बात नहीं करता। आज हम इसके आगे बात करेंगे। आकर्षण पे चर्चा सर, वाह सर, ये हुई ना बात, ऐसा ही रोज पढ़ो। हाँ भाई, तो आकर्षण कब कब हो सकता है? कब कब आकर्षण हो सकता है? आंखों ही आंखों से आकर्षण हो सकता है, डिजिटल आकर्षण हो सकता है, नीट की तरफ आकर्षण हो सकता है। अच्छा, देखो, घर्षण में आकर्षण हो सकता है, ये कैसा आकर्षण है भाई? हाँ, वायु में आकर्षण हो सकता है, बहुत ही बढ़िया। तो अब है ना, वायु में कौन कौन से टॉपिक पढ़ रहे हो उस पर भी निर्भर करता है वो तो। अब आकर्षण पर जो चर्चा होगी, तो आकर्षण देखो, हाँ बस बहुत हो गया, है ना, तुम्हारी फिलोसॉफिकल बातें, बड़ी बड़ी बातें बंद करो और यहां पर जो का पढ़ना है उस पर आ जाओ। तो भैया देखो यार, अगर मेरे पास एक वस्तु पॉजिटिव होगी, एक वस्तु नेगेटिव होगी, तो आकर्षण तो होगा ही होगा, ये तो होगा ही होगा, ठीक है, ये केस नंबर 1। लेकिन जरूरी नहीं है ये ऐसा ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक वस्तु पॉजिटिव हो और एक वस्तु उदासीन हो, ठीक है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए मैं आवेशित लिख रहा हूं। ये एक आवेशित हो और एक उदासीन हो, तो क्या इनके बीच में आकर्षण होगा? क्या इनके बीच में आकर्षण होगा? क्या इनके बीच में आकर्षण होगा? अच्छा, प्यारी प्यारी बातों से आकर्षण होगा। बेटा मैं भी बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहा हूं, यहां पर ध्यान दे मेरी बातों पर। हाँ, तो यहां पर जब मेरे पास पॉजिटिव वस्तु हो और या आवेशित और एक उदासीन हो तो भी आकर्षण हो सकता है। अच्छा सर, क्या बात कर रहे हो? मतलब जरूरी नहीं है कि सामने वाले पे आवेश हो, अगर मैं ही आवेशित हूं तो भी आकर्षण हो सकता है। ओके, मान के चलो यह वस्तु पे कोई आवेश नहीं है, यह कैसी वस्तु है? यह उदासीन वस्तु है। यह कैसी वस्तु है? उदासीन वस्तु है। और दूसरी वस्तु भी उदासीन है, तो क्या इनके बीच में आकर्षण हो सकता है? क्या इनके बीच में आकर्षण हो सकता है? क्या इनके बीच में आकर्षण हो सकता है? दो किसी पे भी आवेश नहीं है, किसी पे भी आकर्षण नहीं है, तो होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? बताओ भाई, क्या होगा? आकर्षण होगा या नहीं होगा? होगा। यहां पे भी आकर्षण हो सकता है। क्या बात कर रहे हो सर? अरे थोड़ा सा दिमाग को खोल, आगे बढ़ जिंदगी में।
ये एक एम द्रव्यमान है, ये भी एक एम द्रव्यमान है, आवेश नहीं लेकिन द्रव्यमान तो है। ये एम द्रव्यमान की वस्तु, ये भी एम द्रव्यमान की वस्तु, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है एक दूसरे पे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रही है। अरे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रही है। ठीक है, तो आकर्षण का इस दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। आकर्षण कहीं भी किसी को कभी भी हो सकता है। अगर दोनों आवेशित हो तो भी आकर्षण हो सकता है, एक आवेशित एक उदासीन हो तो भी आकर्षण हो सकता है, दोनों उदासीन हो तो भी आकर्षण हो सकता है। लेकिन सच्ची बात जो बताएगा वो प्रतिकर्षण बताएगा। सच्ची बात जो बताएगा वो प्रतिकर्षण बताएगा। प्रतिकर्षण केवल और केवल जब दोनों आवेशित होगी और समान प्रकार का आवेश होगा तो ही प्रतिकर्षण होगा, तो ही प्रतिकर्षण होगा, है ना। अगर दोनों में विपरीत प्रकार का आवेश, एक आवेशित एक उदासीन या दोनों उदासीन हो गई तो आकर्षण होगा ही होगा। लेकिन प्रतिकर्षण केवल और केवल और केवल तभी होगा जब दोनों समान प्रकृति के आवेश रखती हो, तभी तो ही प्रतिकर्षण होगा। मतलब अगर मुझे इस दुनिया में पता करना है कि कोई भी वस्तु आवेशित है या नहीं, कैसे पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं? तो सर इस दुनिया में आवेश का पता केवल एक चीज से पता चल सकता है, प्रतिकर्षण से। क्या बोलते हो इस बात को लेकर? क्या बोलते हो इस बात को लेकर कि केवल प्रतिकर्षण से ही पता चल सकता है, प्रतिकर्षण से ही पता किया जा सकता है कि वस्तु के पास वास्तविकता में आवेश है भी या नहीं, या सब दिखावा है, सब झूठ है, सब दिखावा है, सब झूठ है ना। आकर्षण है बस बिना मतलब का। ये यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, बस आकर्षण हो रहा है। लेकिन प्रतिकर्षण जहां हो रहा है वही सच्ची चीज है, वहीं से हमें पता चलेगा कि वास्तविकता में आवेश है भी या नहीं है। आई बात समझ में? तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात लिखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट लिखेंगे। इसी में एक इंपॉर्टेंट सी लाइन नोट करके एसपी स्टार लगाकर चीते की सोच जो लिखना हो वो लिखो, है ना। क्या कि सर आकर्षण तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रतिकर्षण ही सही औकात बताती है। प्रतिकर्षण ही सही बात बताती है। प्रतिकर्षण ही हमें असलियत में बताती है कि क्या वाकई में आवेश है, क्या वाकई में दम है ना। प्यार मोहब्बत की बातें तो दुनिया में सब कोई कर लेते हैं, लेकिन असली चेहरा तो जब गुस्सा आता है, जब प्रतिकर्षण होता है, तब पता चलता है इंसान का। तो प्रतिकर्षण में सबसे इंपॉर्टेंट सी बात क्या है कि प्रतिकर्षण होगा तभी हमें पता चलेगा कि वस्तु आवेशित है या नहीं है। इस अंग्रेजी में एक बढ़िया तरीके से बोलते हैं, रिपल्शन is the shortest of charge. Repulsion is the shortest of charge. प्रतिकर्षण, एक बार हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं हम, है ना। आज तक हमने किया नहीं, कभी ट्राई करते। प्रतिकर्षण ही किसी आवेशित वस्तु का सही परीक्षण है, या प्रतिकर्षण ही आवेश का सही परीक्षण है। लिख लो हिंदी में, आज से इसका हिंदी भी बन चुका है। प्रतिकर्षण ही या आवेश का सही परीक्षण प्रतिकर्षण होता है, या प्रतिकर्षण ही आवेश का परीक्षण है। प्रतिकर्षण ही आवेश का परीक्षण है ना। या तुम इसमें एक और थॉट ऑफ द डे, आज का शुभ विचार, प्रतिकर्षण ही जीवन का परीक्षण है ना। तो आप यहां पे आवेश की जगह
क्या लगा सकते हो? जीवन लगा सकते हो। जीवन का असली परीक्षण आवेश है। चलो ओके, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 को हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ। अब हमें छोटे छोटे से कुछ फटाफट बातें कर लेते हैं हम इस पे। जैसे आवेश में पॉजिटिव नेगेटिव होता है सर, लेकिन आवेश में दिशा नहीं होती है। तो आवेश अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ समझाने की जरूरत है ना। आवेश में ऐसा कभी नहीं बोलते हम 5 कूलम आवेश ईस्ट दिशा में, 5 कूलम आवेश वेस्ट दिशा में, या आई कैप में, जे कैप में। इसमें आई कैप जे कैप लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल परिमाण की ही जरूरत होती है। चलिए, यह समझाने की जरूरत नहीं, एकदम आसान सी प्रॉपर्टी है जो हमें पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते अगले प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 3, पहले कुछ आसान सी प्रॉपर्टीज बता देता हूं। हाँ भाई, प्रॉपर्टी नंबर 2 सभी को क्लियर है? चल हाँ बेटा, वो कुछ बच्चे एक प्रॉपर्टी बहुत बार लिखे जा रहे है ना। क्वांटीकरण मैं आखिरी में बताऊंगा, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल करवाने रहेंगे। ठीक है, तो वो सबसे आखिरी में लिखेंगे हम। सबसे पहले कुछ आसान सी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं इसमें। तो अगली इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी लिख सकते हो, आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित होता है, मतलब इस दुनिया में ना तो नया आवेश बनाया जा सकता है, ना तो पुराना आवेश मिटाया जा सकता है। आवेश बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ जा सकता है, या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा सकता है। आवेश कभी भी हम ना तो तोड़ सकते ना तो बना सकते, क्योंकि आवेश किससे आता है? आवेश किससे आता है सर? आवेश आता है इलेक्ट्रॉन से। तो अगर आवेश आ रहा है इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन को ना तो हम तोड़ सकते हैं ना तो बना सकते हैं। आवेश बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से आवेश अदिश राशि होता है। दिशा नहीं लिखा बेटा, वो अदिश राशि लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी नंबर 4, आवेश को हम या दो आवेशों को हम नॉर्मल तरीके से अदिश रूप से जोड़ घटा सकते हैं, है ना। मतलब आवेश को अदिश रूप से जोड़ा जा सकता है, या अदिश रूप से योग किया जा सकता है। ठीक है, यह भी मुझे नहीं लगता कि समझाने की जरूरत है ना। अगर मान के चलो मेरे पास यहां पर 4 कूलम आवेश है, इसमें मैंने -2 कूलम आवेश जोड़ दिया, तो कितना आवेश बचा? बताओ भाई, कितना आवेश बचा? कितना आवेश बचा? कितना आवेश बचा? कितना आवेश बचा? तो सर अगर 4 में आपने -2 जोड़ दिया तो आपके पास 2 कूलम बचा, है ना। या ऐसा कर सकते हो कि मान के चलो हमारे पास यहां पर चलो बताओ भाई, एक और एग्जांपल क्वेश्चन के रूप में। मेरे पास यहां पर 6 कूलम आवेश है, इसमें से एक और दूसरी वस्तु है जिसके पास 10 कूलम आवेश था, तो इसमें से मैंने -10 कूलम आवेश निकाला और इसे दे दिया। या ऐसा ही लिख दो, बस आप केवल ऐसा लिख दो, 10 कूलम आवेश निकाल कर मैंने इसे दे दिया। एरो बता रहा है कि इसमें से निकालकर इसमें दिया है। तो अब बताओ भाई कि किसके पास कितना आवेश बचा है? ए के पास और बी के पास कितना कितना आवेश बचा है? ए के पास और बी के पास कितना कितना आवेश बचा है? ए के पास और बी के पास कितना कितना आवेश बचा है? क्या करोगे? ए के पास और बी के पास कितना कितना आवेश बचा है? तो सर ए में से निकाला तो ए पर आवेश कितना हो जाएगा? ए पर आवेश, सर ए पर आवेश हो जाएगा यहां पर से 6 कूलम था, 10 कूलम निकाल लिया, -4 कूलम बचा। बी को सर 10 था, 10 और दे दिया, तो 20 कूलम आवेश बचा। -4 और 20 कूलम आवेश बचा। ठीक है, चलो
प्रॉपर्टी नंबर 5, आवेश अपरिवर्तीय राशि होता है। आवेश अपरिवर्तीय राशि होता है। अपरिवर्तीय राशि होता है। इसका कहने का मतलब क्या है? देखो क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो पॉइंट नंबर गलत हो गए। पॉइंट नंबर कैसे गलत हो गए बेटा? हमने यहां पे एक ही पॉइंट डिस्कस किया था और उसके हमने पॉइंट नंबर 2, 2, 3, 4, 5 सही तो चल रहा है। ये पीछे वालों को भी ऐसा पॉइंट मत बता दे, ऐसा अगर मैं पॉइंट बनाऊंगा तो फिर तो 25-30 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, वो उसी का पार्ट रहने दो। अच्छा, आवेश अपरिवर्तीय राशि होता है। 10 में से 6 में से 10 कूलम कैसे निकाल लिया? क्यों नहीं निकाल सकते भाई, है ना। यहां पर से अगर मान कर प्लस 6 कूलम था तो इसमें से 10 कूलम के इलेक्ट्रॉन निकाल लिए मैंने, है ना। या यहां पर से 10 कूलम प्लस 10 कूलम निकाल लिया मैंने, या ऐसा मान लो कि मैंने इसमें से 10 कूलम के प्रोटॉन निकाल लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा? -4 कूलम बचेगा। कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर यहां पर यह आवेश अपरिवर्ती राशि क्या होता है? अपरिवर्ती मतलब यह वस्तु या आवेश जो है वह वस्तु के वेग पर या कण के वेग पर निर्भर नहीं करता। तो सर क्या कभी कोई चीज वेग पर निर्भर करती है? क्या कभी कोई चीज वेग पर निर्भर करती है? हाँ, हमारे पास एक ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, यहां पर हमारे पास द्रव्यमान नामक चीज होती है। तो द्रव्यमान जो होता है वह परिवर्तीय होता है। द्रव्यमान परिवर्तीय होता है, लिख लो चाहो तो, वेग पर निर्भर नहीं करता और द्रव्यमान परिवर्तीय होता है। द्रव्यमान परिवर्तीय होता है मतलब वेग पर निर्भर करता है। कैसे सर? मान के चलो हमारे पास कोई एक पिंड है जो बहुत तेज चल रहा है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इतना तेज चल सकते हैं, हम इतना तेज नहीं चल सकते, जो स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंच जाए, स्पीड ऑफ लाइट के आधे गुना तक पहुंच जाए। तो यहां पर उसका द्रव्यमान जो है वह परिवर्तीय होता है। ये होता है, ये फॉर्मूला होता है m बराबर m0 अपॉन 1 माइनस v²/c²। इसका मतलब क्या है? v जो है वह वस्तु की चाल है, c जो है वह प्रकाश की चाल है, और m0 है, m0 जो है वो रेस्ट मास बोलते हैं। रेस्ट मास या स्थिर अवस्था में, रेस्ट मास या स्थिर अवस्था में द्रव्यमान जब वो रुका हुआ है तो द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान कितना होगा? ठीक है, लिफ्ट विफ्ट बेटा छोटी मोटी बात है ना, वो जो क्लास 11वीं में पढ़ा वो सब छोटा मोटा कार्यक्रम था, उसको भूल कर आ जा। अब यहां पर चलेंगे बहुत तेज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चलेंगे भयंकर स्पीड से, 10⁴ मीटर पर सेकंड, 10⁵ मीटर पर सेकंड से चल रहे, इतना भयंकर तेज चल रहे। तो उस कंडीशन में द्रव्यमान जो है वो बढ़ जाता है। वेग क्या है? वेग क्या है? कण की चाल, कण की चाल, और c क्या है? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या होती है? c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अगर मान के चलो हमारे पास किसी कण की चाल बढ़ रही है, भयंकर तेज भाग रहा है, 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल है। बुलेट ट्रेन भी फीकी है, बुलेट ट्रेन भी बहुत धीमे चल रही है इसके सामने, बुलेट ट्रेन से तो 1000 गुना तेज चल रहा है। ठीक है, बुलेट ट्रेन से भी बहुत तेज चल रहा है वो, है ना। तब उस कंडीशन में होगा कि उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो अगर हमने वेग बढ़ाया, किसी कंडीशन में वेग बढ़ गया तो उसका द्रव्यमान जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यह परिवर्तीय राशि कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवर्तीय राशि कहलाता है ना। ट्रेन रेन में क्या बोल रहा हूं? कोई चीज मनुष्य द्वारा जो बनाई गई है, या हम जो है मनुष्य जो है, हम कभी इतनी स्पीड से नहीं चल सकते। ठीक है, इस दुनिया में जो सबसे तेज मशीन चल रही है उससे भी तेज इलेक्ट्रॉन को चला सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को तो हम त्वरित कर सकते हैं, तुम खुद ही करवा दोगे अभी, है ना। एरोप्लेन, जेट, फिर चंद्रयान का रॉकेट, ये सब छोटी मोटी बातें इसके सामने, सब छोटी मोटी बातें इसके सामने। ठीक है, स्पोर्ट्स कार सब फीके है, क्या बोल रहा हूं, छोटी बातें मत करो ना। अगर बुलेट ट्रेन भी है तो वह स्पीड ऑफ लाइट
स्पीड ऑफ साउंड होती है 340-350 मीटर पर सेकंड, या उससे भी तेज चली हुई तो 380-400 मीटर पर सेकंड से चल सकती है ज्यादा से ज्यादा। मैं बात कर रहा हूं 10⁴, मतलब कि मैं बात कर रहा हूं 10,000 मीटर पर सेकंड, मैं बात कर रहा हूं 1,00,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड। इतना तेज चले तब जाके कुछ होगा, यहां पर तब जाके कुछ होगा। ठीक है, मैं इस छोटी स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर तब उस कंडीशन में हमारे पास इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, लेकिन आवेश कभी नहीं बदलता, आवेश समान रहेगा, है ना। हर, जैसा लिख लो आप चाहो तो आगे, हर या वेग बढ़ाने पर कण का वेग परिवर्तित करने पर द्रव्यमान नहीं बदलता, द्रव्यमान परिवर्तित होता है पर आवेश नहीं बदलता। पर आवेश नहीं बदलता। ठीक है, ये ऐसा कुछ हमको पता होना चाहिए। मेरी स्कूटी चलती है, बिल्कुल बेटा आप चला सकते हो, आप चला सकते हो। मेरी साइकिल भी चलती है, हाँ बेटा आप चला सकते हो। मैं तो नॉर्मल इंसानों की बात कर रहा हूं, मैं नॉर्मल इंसानों की बात कर रहा हूं, है ना। आप लोगों की बराबरी नहीं कर सकते। आप लोग तो गेंद फेंक देते हो तो भूकंप आ जाता है। ठीक है, अभी पिछली क्लास में एक बच्चा बोला था सर मैंने गेंद फेंक दी भूकंप आ गया। तो वो सब बातें नहीं कर रहे हैं ना। आप लोग जहां चले जाते हो तो वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चलो ओके, हाँ तो अब हम आगे बढ़ते। ये कुछ बेसिक सी बातें होती है जो हमें पता होना चाहिए। ये 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, 1 2 और पढ़ ले आज की क्लास में। हाँ आज बहुत गर्मी है बेटा, वही तो मैं बोल रहा हूं ना। हाँ द्रव्यमान बदल जाता है। हाँ इस लिख लो इसे लिख लो। आगे बढ़ते अगली प्रॉपर्टी की तरफ, आगे बढ़ते अगली प्रॉपर्टी की तरफ। चल अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है, वैसे क्या बताए इसे। यह जहां पे संरक्षित लिखा हुआ है ना हमने, या जैसे हमने लिखा हुआ है कि इसका सदिश योग किया जाता है, इसी को किसी किसी किताबों में ऐसा भी लिखा जा सकता है, आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ले जाया जा सकता है। आसान सी बात है ना, कि आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ हम ले जा सकते हैं। एक वस्तु से हम आवेश निकाल सकते हैं, दूसरी पर ले जा सकते हैं। एक पॉजिटिव बन जाएगी, एक नेगेटिव बन जाएगी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी मुझे याद आई है ना, कि आवेश सदैव, या ऐसा लिख सकते कि वस्तु पर आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ आता है, या आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ होता है, द्रव्यमान के साथ होता है। मतलब बिन द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। इसको हम और दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं, या बिना द्रव्यमान के
द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, आवेश संभव नहीं है, आवेश संभव नहीं है। लेकिन इसका उल्टा हो सकता है, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कहीं पर आवेश है तो उसके साथ द्रव्यमान होगा ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जिसके पास द्रव्यमान उसके पास आवेश हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि मेरे पास, एकदम बेसिक छोटा सा एग्जाम्पल ही ले लेते यार, कोई बड़ी गेंद वेंद ये सारी बातें नहीं कर रहे। बताओ भाई, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, एक है, चलो प्रोटॉन नहीं लेते, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है न्यूट्रॉन। ठीक है, मास, चार्ज या आवेश, चलो हिंदी में लिख देते हैं, आज हिंदी दिवस है, द्रव्यमान और आवेश। अब बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान है, हाँ सर। इलेक्ट्रॉन के पास आवेश है, हाँ सर। न्यूट्रॉन के पास द्रव्यमान है, बिल्कुल आवेश नहीं है। मतलब कि अगर किसी के पास द्रव्यमान है तो आवेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी के पास आवेश है तो द्रव्यमान तो होगा ही होगा। ऐसे ही प्रोटॉन के लिए भी देख सकते हैं, प्रोटॉन के पास भी सर इलेक्ट्रॉन, आवेश और द्रव्यमान दोनों होगा ही होगा। मतलब मेरे पास जैसे यूजुअली देखो, अभी हमें तो हम उदासीन वस्तु, हमारे पास अभी कोई भी किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है, हम न्यूट्रल है, लेकिन हमारे पास द्रव्यमान है ही है। लेकिन जब हमारे पास आवेश होगा तब द्रव्यमान तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही आवेश संभव है या प्रोटॉन से ही आवेश संभव है और उसके पास द्रव्यमान है ही है। क्या ये बातें सभी को बढ़िया तरीके से चमकती है, बढ़िया रूप से क्लियर है मामला? हाँ, तो ये 7 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 8, जिसे हम कहते हैं क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटीकरण, क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन कहते हैं अंग्रेजी में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सारी प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बनने वाली प्रॉपर्टी, ठीक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहना चाह रही है? ये कहना चाह रही है कि देखो भैया, इस दुनिया में न्यूनतम आवेश किस पर है? एक इलेक्ट्रॉन पर है। तो इस दुनिया में आपके पास कोई भी वस्तु हो, उस पर जो आवेश होगा वो आवेश Q बराबर प्लस माइनस NE के रूप में ही हो सकता है, NE के रूप में ही हो सकता है। ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ है इसका फील ले लेते थोड़ा सा और फिर उसके बाद में कल इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जैसे मान के चलो, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी है या कोई भी वस्तु है या कोई भी गुण है तो वह n के रूप में ही आ सकती है या n गुणा ही हो सकता है। जैसे मनुष्य, इंसान 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, 1 करोड़ हो सकते हैं, लेकिन 1.5, 2.5, 1.33 संभव नहीं है। या इसी प्रकार से मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन 1.5 इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं दूध की, पानी की, तो क्या हम ऐसा बोलते 1 दूध, 2 दूध, आधा पानी? नहीं सर, यह संभव नहीं है। हाँ, ऐसा जरूर बोल देते सर 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी, 3 गिलास पानी, लेकिन वहां पे हमने ग्लास के रूप में माप रहे, लेकिन पानी में हम कभी ऐसा नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहां पर यह जो चीज में हम स्पेसिफिक नंबर के रूप में बोल रहे हैं वो क्वांटीकृत है या क्वांटाइज्ड है।
ठीक है, मतलब हमारे पास एक इंसान हो सकता है, दो इंसान हो सकते हैं, चार इंसान हो सकते हैं, ठीक है, या हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, चार इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ, यहां पर यह n के रूप में ही, E तो क्या है, E है 1.6 × 10⁻19 एक इलेक्ट्रॉन का आवेश या एक प्रोटॉन का आवेश, और n जो है वह हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी संख्या हो सकती है, या हम बोल सकते हैं यह हमारे लिए प्राकृत संख्या है, कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। वैसे 0 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 0 मतलब तो कोई आवेश नहीं हुआ, तो अगर आवेश है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो सकता है, ठीक है। मतलब सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा या जोड़ा नहीं जा सकता है। सर लोग होते हैं, 1.5 लोग होते हैं। हाँ सूरज बेटा, बिल्कुल 1.5 लोग होते हैं ना, तो उसमें से एक अगर मान के चलो तुम किसी के साथ खड़े हो तो एक तो वो हो गया और आधे तुम हो गए। ऊपर से दिमाग जिनका आधा खाली होता है उनको भी 1.5 इंसान बोला जाता है, ठीक है, सुना होगा ना, ये 1.5 शाना है, ठीक है। तो इधर उधर की बातें ना करें, इंसान एक हो सकता है, दो हो सकते, तीन हो सकते, चार हो सकते। तो वैसे ही हमारे पास आवेश भी यही हो सकता है। तो अब क्वेश्चन जो होगा उसमें आपसे बोलेंगे कि भैया बताइए कि ये आवेश संभव है या नहीं है, या ये आवेश है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर मान के चलो मैंने को बोला कि कहीं भी आवेश संभव है या नहीं है, तो आवेश दिया जाएगा, उसको E की वैल्यू आपको पता है, तो n का मान अगर कहीं पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है तो वहां पे वो आवेश संभव है, वरना वो आवेश संभव नहीं है। 11 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 12 से ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं, बराबर ही आते हैं। वैसे 12 से 2-3 सवाल ज्यादा ही मान सकते हो। एक लंबा है, एक बोना आदमी है, तो बेटा उसे एक तो बोलेगा, हाँ भाई, कि बस में चढ़ेगा तो बोलेगा इसका आधा टिकट लगेगा, इसकी हाइट छोटी है, बस वाला बैग सहित नीचे फेंक देगा। या आज भी बस में चढ़ते हो तो तुम्हारे घर वाले बोलते नहीं नहीं इसकी तो हाइट छोटी है ना, भले ही तुम हो गए हो 15 साल के, हाइट छोटी रह गई, नहीं 6 साल का ही है भाई, तो 6-7 साल का देखा होगा ना, बस में छोटे बच्चों का आधा टिकट लगता है ना, तो घर वाले तो बच्चे की हाइट छोटी करवा देते है ना, उसे आधा थोड़ा नीचे बिठा देंगे, अरे नहीं छोटी हाइट है इसकी, तो झुक के बैठ थोड़ा, बस वाले भैया टिकट काटने, अरे 3 साल का इसका थोड़ा टिकट लगेगा, 5 साल का हुआ आधा टिकट ही लगेगा, तो 5-6 साल का हुआ ये तो, फिर बस वाले नहीं इतना बड़ा होगा पूरा टिकट लगेगा, अरे नहीं हाइट ज्यादा हो गई, उम्र तो छोटी है इसकी। चलो ठीक है ना, हम प्रैक्टिकल चीजों पे बात कर रहे हैं। हाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश भले ही नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे ये प्लस माइनस लगा दी ना बेटा आगे। चलो तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, कल की क्लास में हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे, इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी डालूंगा, एक बार ट्राई करना, बाकी कल की क्लास में हम आगे और डिस्कशन करेंगे। चलो तो इतना बड़ा रिवाइज कर लेना, मिलते कल, थैंक यू, टाटा बाय बाय।